वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के सिलेबस में भारतीय इतिहास के सिलेबस में हमने कवर किया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध और उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर स्वामी और उनकी जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश में स्पेशल हमारा फोकस था सम्राट अशोक पे, क्योंकि सम्राट अशोक का ही जो है स्पेशल वर्णन किया गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के सिलेबस में। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन, इसके बाद राजपूत काल, सल्तनत काल, ये अभी तक हमारे द्वारा जो है वो कवर कराए जा चुके हैं। इन सिलेबस पे जो है एमसीक्यू की वीडियो बन चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं और क्या जो है आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, उनको लेकर यह वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के सिलेबस से यह है हमारा पहला प्रश्न कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो वह था लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब हम बात करेंगे कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में किस डेट को हुआ था। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वही है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो इसकी जो डेट है 21 अप्रैल वो भी आपको याद रखना है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, उसको हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक हम बाबर को बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? तो उसने तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब हम बात करेंगे कि तुलुगमा नीति होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो छोटी सी सेना है उसको कई भागों में विभाजित कर देते हैं। कुछ सेना को जो है वो लेफ्ट, कुछ को राइट और कुछ को जो है वो सेंटर में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो छोटी सेना होती है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है और जो लेफ्ट और राइट जो सेना होती है उसको फिर जो है वो आगे मतलब कि फॉरवर्ड और पीछे, इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रियर, ठीक, आगे और पीछे दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब इस तरीके से होता क्या है कि दुश्मन, जो एनिमी की जो आर्मी होती है, जो दुश्मन की सेना होती है, उसको जो है यह इस नीति के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है और यही नीति जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हराने के लिए प्रयोग किया था। तो इस नीति को तुलुगमा नीति कहते हैं। तो तुलुगमा नीति यह सीख के आया था शेर ए कुल या समरकंद की लड़ाई में। तो बाबर कहां से सीख के आया था? समरकंद या शेर ए कुल की लड़ाई में वो सीख के आया था और वास्तव में यह नीति जो है वो उज्बेक, मतलब कि जो उज्बेकिस्तान के शासक हुआ करते थे, इस नीति को ये अप्लाई करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर भी जो है वहीं का था। तो तुलुगमा नीति यह सीखता है समरकंद की लड़ाई में और उसका सबसे पहले प्रयोग करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसको हराया इस नीति के द्वारा? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? जी हां, यह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। कब? 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। अगला प्रश्न, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाने का श्रेय किसको जाता है? या ये कहा जाए कि ग्रांड ट्रंक रोड
किसने बनवाई थी? तो यह है सूरी डायनेस्टी का शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो उसने करवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय की याददाश्त के लिए या मेमोराइड के रूप में अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न यह है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई, मतलब कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को होती है, तो दूसरी लड़ाई कब होती है? 5 अप्रैल 1556 को। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में? अकबर और हेमू। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही शुरू किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि सती प्रथा की भर्त्सना, मतलब कि सती प्रथा को बुरा मानने वाला या भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा को बुरा मानने वाला या भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये था जहांगीर। तो जहांगीर के काल में जो चित्रकारी थी, पेंटिंग थी, वह पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष स्टेज पे थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ठीक, तो अकबर की जो बायोग्राफी है वो अबुल फजल ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ठीक है, मतलब कि प्लांट और एनिमल्स, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो यह है बाबर। ठीक है, कौन? बाबर, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है कि शेरशाह की महानता, या ये कहा जाए शेरशाह किस वजह से महान जाना जाता है? तो वह अपनी प्रशासनिक सुधार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए शेरशाह जो है वह महानतम जाना जाता है। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा लिखने का श्रेय जाता है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ठीक है, तो सैयद भाइयों को गिराने का जो श्रेय जाता है वह मोहम्मद शाह को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह अहमदनगर से संबंध रखती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी सिस्टम को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अकबर को, ऑप्शन नंबर बी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था तानसेन, और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा, आपको बताना है कि मुगल काल की जो राजभाषा थी वह क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास कॉन्टेम्पररी थे अकबर के। अगला प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो बाबर जो है मूल रूप से फरगना का शासक था।
क्या? ऑप्शन नंबर ए फरगना। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। और टोडरमल भी जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह को क्या नाम दिया गया था? तो ये था इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कारण आपको बताना है। वह इसलिए नहीं करा पाया था क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, तो उसको टाइम ही नहीं मिला। इस वजह से वह अपने शासन काल में ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा पाया। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल शासक को या किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है। अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है शाहजहां को। शेर शाह सूरी का मकबरा, यह रिपीटेड क्वेश्चन, सासाराम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अकबर के युवा अवस्था में, ठीक है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक शासक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसको लिखा था बाबर ने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? ठीक है, यह श्रेय जाता है बाबर को। ठीक है, तो बाबर के द्वारा यह जो है बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत बाबर के द्वारा की जाती है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर, ऑप्शन नंबर ए। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। अगला प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम, यहां से ध्यान से देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो जरी कलम से जिसको अलंकृत किया गया था वह था मोहम्मद हुसैन। कौन? मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो वह था पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये अगला प्रश्न है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला प्रश्न, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फैजी रहा था अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो यह है टाइम पीरियड शेरशाह। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह के टाइम पीरियड में की थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो यह था शेरशाह। तो 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था।
अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो यह है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतसिब, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो यह था लोक आचरण का अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो यह था विलग्राम का युद्ध, या जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। तो विलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या कौन थे? ठीक है, तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। ठीक है, रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो यह था औरंगजेब। अगला प्रश्न, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का काम क्या था? तो अमल गुजार अधिकारी का काम, अमल गुजार है, ठीक है, अमल गुजार नामक अधिकारी का काम होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो कौन सी संधि थी? यह संधि थी पुरंदर, ऑप्शन नंबर सी। तो पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को स्थानांतरित करने की बात स्वीकार किया था। किस वर्ष में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह वर्ष था 1699। तो 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और फिर बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है वह ऐसा मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत, मतलब कि मरते दम तक मराठों की पेंशन पे जीता रहा। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी 1555-56 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है अब्दुस समद, अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो हजरत आला और बाद में जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शेर शाह सूरी था। सूरी डायनेस्टी का शासक शेर शाह सूरी। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, ठीक, तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका मतलब क्या है? ये था दार उल इस्लाम। क्या था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? काफी आसान सा क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण का श्रेय जाता है शाहजहां को। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम जो कि इस प्रकार अंकित है। तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध जो है पहले होता है, फिर बाद में होता है, फिर उसके बाद में होता है। यहाँ पे दिया गया जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही क्रम है। पहले जो है वो दौरा का युद्ध, फिर उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और लास्ट में होता है सरहिंद का युद्ध। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है A.L. श्रीवास्तव। तो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। और यहां पे बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। क्या? सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी। जाप्ती प्रणाली किसकी देन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाप्ती प्रणाली देन है शेरशाह की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, तो यह है पंचमहल। पंचमहल, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? यह आपको बताना है। तो यह था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। तो अकबर शाह द्वितीय का बेटा था बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह आपको बताने हैं। तो एक था बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की और हुमायूं की बहन थी। और गुलबदन बेगम ने ही जो है हुमायूं नामा लिखा था। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला कहलाता था सरकार। ठीक है, तो सरकार जो है वो जिले के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब उत्तरदायी था? ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या करता है कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न, भारत का मुगल शासक बनने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मुगल शासक बनने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? यहां पे आपको बताना है कि किसके डायरेक्शन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में। तो यह था फैजी। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद, दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यह था शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फारसी में अपनी आत्मकथा लिखने वाला था ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। मुगलों ने नौरोज या नौरोज का त्योहार अपनाया था किससे? पारसियों से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ठीक है, तो यह है रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा है? ठीक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अबुल फजल के द्वारा दिन ए इलाही को एक धर्म कहा गया है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताना है। तो यह था दसवंत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यह है अकबर सर थॉमस रो। यह जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अकबर के टाइम पीरियड में सर थॉमस रो नहीं आता है। अगला प्रश्न, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश मतलब कि 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह था जहांगीर। ठीक है, तो शासक बनने के बाद जो है वो 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करता है, 12 अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है,
बाकी का जो है खुसरो का विद्रोह जो है वो 16 से 6-7 में होता है, ये सही है। खुर्रम खुर्रम का विद्रोह 1622-25, ये भी सही है। महामद खां का विद्रोह 1626-27, ये भी सही है। जो मिस मैच है वो क्या है? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, ये गलत है। अगला प्रश्न, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ठीक है, तो किसके समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो यह था जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो यह है जहांगीर। ठीक, तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है वो जहांगीर के टाइम की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां, और 8 वर्ष तक उसने जो है वो एक किले में नजरबंद कर दिया था अपने पिता को। तो ये था आगरा का किला। ऑप्शन नंबर ए, आगरा का किला। अगला प्रश्न, स्थापत्य के क्षेत्र में पिट्राड्यूरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य के क्षेत्र में पिट्राड्यूरा शैली का आरंभ किसने किया? तो इसका श्रेय जाता है जहांगीर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ठीक है, तो निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो जी हाँ, शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो संगमरमर का काल या पीरियड्स ऑफ मार्बल का जो काल है वो और शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखने का श्रेय जाता है अबुल फजल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, तो राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वे थे मेवाड़ के राजपूत। ऑप्शन नंबर बी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ करने का श्रेय जाता है शेरशाह को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? यह भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो औरंगजेब जो है वो वीणा को बजाया करता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जहांगीर को कहां दफनाया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि जहांगीर को कहां पे दफनाया गया था? तो लाहौर में। तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत का बादशाह होता है अकबर। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? तो शाहजहां के काल में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री था पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में आरंभ किया था। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो इनमें से कौन जो है अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो ये था कल्याण दास। इसके अलावा दसवंत, अब्दुस सम्मद और बसावन जो है वो अकबर के दरबार में चित्रकार थे, जबकि कल्याण दास जो है अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। अगला प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? ये आपको बताना है। तो उसने यह पदवी धारण की थी काबुल में। ठीक है, तो बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। इसी के साथ यह वीडियो जो है वो समाप्त होता है। इसमें दिए गए प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।